यूथ है हमारा, नौकरी के बदले अपना खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, भले ही वो छोटा क्यों न हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अपना खुद का कुछ बिजनेस हो। हम 12 बजे काम कर पाएँ, 1 बजे काम कर पाएँ, 2 बजे काम कर पाएँ, तो फ्रीडम आपको मिलती है स्टार्टअप में काम करने की, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ बढ़ जाती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में ही सक्सेस मिल जाए, एक लंबा टाइम पीरियड लग सकता है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टअप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो ये गेम एक दिन का नहीं है। एक दिन के लिए मजदूर काम करते हैं, ये एक महीने का गेम नहीं है, एम्प्लॉय काम करते हैं। ये अगर हम ग्लोबल मार्केट में अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? ग्लोबल मार्केट में जाने से पहले तो आपको अपने घर में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। घर में मतलब आप पहले इंडिया में अच्छा काम कर लो, आप इंडिया में बोलना सीख लो, आप इंडिया में गिर कर सीख लो। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि ग्लोबल मार्केट में लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं कि वहाँ पे कमाई जो होगी वो डॉलर में होगी? अगर आपकी कमाई ज़्यादा है तो वहाँ खर्चे भी ज़्यादा हैं। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टअप बिजनेस में? नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ, आपका पसंदीदा पॉडकास्ट शो ये दिल का एनालिसिस लेके। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप पर। अगर हम यूथ की बात करें तो वो अब नौकरी के पीछे नहीं बल्कि अपने बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है, अपने तरीके से काम करना पसंद है। लेकिन जब आप इस सफ़र पर निकलते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कौन सी चीज़ों पर ध्यान दें और किन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है डॉक्टर अंशुमान सिंह को, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के। वो आपको बताएंगे कि स्टार्टअप करने का तरीका क्या होता है और कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है महिमा जी, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हमने टॉपिक भी आज ऐसा चूज़ किया है कि लोग भाई बेसिकली यूथ जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टअप की ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता है ना कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम होना, तो नौकरी में थोड़ा सा एडजस्ट कर पाना दिक्कत होता है, तो लोग सोचते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। हम बहुत बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं पहले कि स्टार्टअप जो है एग्जैक्टली होता क्या है, और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ख़ास करके आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिले। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक आईआईटी दिल्ली की एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने एक फीडबैक सर्वे किया, और ये चीज़ समझ में आई कि आने वाले टाइम में 2030 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पहली करियर चॉइस बनेगा वो स्टार्टअप करना बनेगा। अच्छा, मतलब बच्चा आज एक जॉब क्रिएटर बनना चाह रहा है सीकर बनने की जगह पर, और 2030 तक इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो इसकी कोई डेफिनेशन सेट नहीं है पहले से। इसको लोग अपने अपने पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एज अ मेंटोर काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि जिसके पास 3C है वो एक एंटरप्रेन्योर है। 3C का मतलब जिसके पास क्लियरिटी है, जिसके पास कैपेबिलिटी है और जिसके पास करेज है। जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं वो एक एंटरप्रेन्योर है। और स्टार्टअप की गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ये दी है कि आप किसी इनोवेटिव आइडिया पर काम कर रहे हो और उसमें आपने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है और आप एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, आप उसको स्टार्टअप बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा जिससे लोग समझ पाएँ। आपने 5 किलो आम खरीदे मार्केट से। आम का रेट है 20 रुपये पर किलो। 5 किलो आपने आम खरीदे और आम हो गए 100 रुपये के। आपने खरीद कर लाया, अब आप इसको बेच रहे हो और आपने वही आम 25 रुपये पर किलो बेचे, तो यानी कि 125 रुपये के आपने बेचे। 25 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। ये हुआ आपका बिजनेस। 90% लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपने एक मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस खरीदा और उसमें आपने अपना मार्जिन लगाया और आपने उसको आगे बेच दिया, ज़रूरतमंद को दे दिया। अब स्टार्टअप कैसे डिफरेंट, ये एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा? हाँ, ठीक है। अब स्टार्टअप कैसे इससे डिफरेंट हो गया? आपने 5 किलो आम खरीदे 100 रुपये के, और आपने क्या किया कि उसका मैंगो शेक बनाया, आपने फ्रूटी बना दिया आपने, और आपने उसकी पैकेजिंग कर दी और आपने अपना ब्रांड नेम लगा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल कि 10 बॉटल आपने बनाई और 100 रुपये की बॉटल की कीमत रखी आपने।
10 बॉटल हो गए 1,000 रुपये। यानी कि जो 100 रुपये के आम खरीद कर आप लाए थे, आपने उसका शेप साइज चेंज किया, अपनी ब्रांडिंग करी और आपकी अब 100 की चीज़ हो गई 1,000 रुपये की। अब आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 900 रुपये हुआ। तो ये डिफरेंस है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके। ये डिफरेंस है बिजनेस और स्टार्टअप में। अच्छा, आज जो सरकार है वो ज़्यादा प्रयासरत इसलिए है कि आप बिजनेस की जगह स्टार्टअप करो। क्यों करो? क्योंकि जब आपने 100 का आम खरीदा था और जब आपने उसको 125 का बेचा था तो सिर्फ फ़ायदा आपको हुआ 25 रुपये का, वो आपको सिर्फ फ़ायदा हुआ। लेकिन जब आपने आम से मैंगो जूस बनाया, मैंगो फ्रूटी बनाई और जब आपने उस 100 रुपये के आम को पैक करके 1,000 रुपये में बेचा, तो इसमें बहुत सारे लोग बीच में आए। आपने कुछ एम्प्लॉय रखे, कुछ मार्केटिंग करी। तो इसमें जब आप स्टार्टअप करते हो तो बहुत सारे लोगों को आप इस इकोसिस्टम में जोड़ते हो और सबका बेनिफिट होता है। तो सरकार का भी प्रयास यही है कि इंडिया, खास करके आज भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ कि सरकार कभी भी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को दूसरे लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, लोगों के स्टार्टअप को शुरू करने में मदद करनी होगी। आज अगर हर व्यक्ति 4-5 लोगों को रोजगार देने लगे तो उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो सरकार भी लगातार टाइम पर अपनी पॉलिसीज को रिवाइज कर रही है, रिविजिट कर रही है, रीएनालिसिस कर रही है और ज़्यादातर इस इकोसिस्टम को प्रमोट कर रही है। मतलब मेनली हमारा फोकस है कि हम स्टार्टअप को जो है इंट्रोड्यूस करें बहुत लार्ज स्केल पे और उसको उसमें लोगों को इंगेज करें। बिल्कुल। अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने स्टार्ट किया, अभी आप थैंकफुली बहुत अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस, तो स्टार्टअप के लिए अगर हम बात करें कि जो मेन कोर चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं स्टार्टअप के लिए, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन बताई कि 3C जिसके पास है वो एंटरप्रेन्योर है। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके पास क्लियरिटी, कैपेबिलिटी है और करेज है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। अब बिजनेस कैसे शुरू किया जाए? बहुत सारे लोगों से जब मैं यूथ से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी रही 7 साल में, मैंने लगभग 185 कॉलेजेस विजिट किए, भारत के 185 कॉलेजेस विजिट किया एज अ गेस्ट स्पीकर। लगभग 2.5 लाख बच्चों से मैंने बात करी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। अच्छा। कि बच्चे का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। तो जब मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों के पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। वो हमसे ये बोलते हैं कि सर आप ये बताइए कि मेरे पास ये भी आइडिया है, ये भी आइडिया, कौन सा आइडिया जिस पर काम किया जा सके। तो जैसे मैंने आपको 3C बताया, वैसे मैं उनको 3P बताता हूँ। अच्छा। 3P का मतलब है कि आपका जो आइडिया है उसमें पैशन हो, उसमें पर्पज हो और उसमें प्रॉफिट भी आए। ओके। अगर 3P है आपके पास तभी आप सस्टेन कर पाओगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका पैशन है कि आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, पर्पज है कि लोग इस चैनल के माध्यम से सीख पाएं, ये पर्पज है आपका। लेकिन अब इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, वीडियो बनेगा, एडिट होगा, 10 चीज़ें होंगी। तो एक हम ये देखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से प्रॉफिट कैसे आ सकता है। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, खास करके वो इनिशियल जर्नी में वो पैशन को तो फॉलो करते हैं, पर्पज को तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे बनेगा उस पर ध्यान नहीं दे पाते और एंड क्या होता है उसका कि वो फेल हो जाते हैं। तो आपको पैशन पर्पज के साथ प्रॉफिट भी बनाना होगा। ये प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अकेले नहीं हो, आपको एक टीम को सर्व करना है, आपको अपने एम्प्लॉय को मंथली पे करना है, सारी चीज़ें करनी है। कौन सा आइडिया अच्छा हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि पैशन, पर्पज और प्रॉफिट को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं जब आप अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम की जर्नी में आते हो। आपको यहाँ पर सीखना भी पड़ेगा, कंसिस्टेंसी भी फॉलो करनी पड़ेगी। डे 1 आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं जब कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं बच्चों से बोलता भी हूँ कि रियल एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब आप जब अपना बिजनेस शुरू करो तो आपका यूनिक आइडिया हो, मतलब कॉपी पेस्टेड यहाँ पर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि सर ना मुझे जोमेटो जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है, मुझे सर ना एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी है। तो आप कॉपी तो कर ले जाओगे लेकिन पेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको यूनिक होना पड़ेगा। आपका दोस्त स्टार्टअप चला रहा है इसलिए आपको फाउंडर बनना है तो आप मत बनो, दूर रहो। क्योंकि बिजनेस और स्टार्टअप में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक काम करना पड़ेगा जब आपको उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा है।
ये मैंने हर बड़ी बात बोली आपसे। स्टार्टअप का एक मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको डिसाइडेड है कि भाई 31st को हमारी सैलरी आ जाएगी, लेकिन जब आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो तो वहां पर पैसा तो डिफाइन ही नहीं है कि पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अब कब तक मिलेगा, कब कुछ तक फिक्स मिलेगा, नहीं है, कब तक नहीं मिलेगा। 9 to 5 भी छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, आपको रात में 12 बजे भी काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने 5 साल काम करके कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया या इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, और हो सकता है कि दूसरे दिन आपका कॉम्पिटिटर आ जाए, आपकी बनी बनाई मार्केट खराब कर दे। तो यहाँ पर आपको बड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको सोचना है तो ऐसे सोचना है कि 5 साल बाद क्या होगा। आज आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर 100 लोग आ रहे हैं, आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा कि 5 साल बाद अगर 5000 लोग भी आ रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म सस्टेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर लोग ऑर्डर करके कोई चीज़, मान लीजिए ऑर्डर कर रहे हैं 50 लोगों, तो आप डिलीवर कर पा रहे हो। अगर 500 ऑर्डर आ गए तब क्या करोगे आप? तो आपको लॉन्ग टर्म ध्यान में रखकर चीज़ें शुरू करनी होंगी और हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आज के टाइम पे अंशुमन जी, ये कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए? मतलब इस जो इंडिया है, जो अभी पॉपुलेशन का भी जिक्र आप कर रहे थे, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी जो है स्टार्टअप करे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करे? कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए? ज़रूरी मैम बहुत है। ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर हमें अभी हम स्टार्टअप की रैंकिंग में 3rd रैंक करते हैं वर्ल्ड में। अच्छा। जनसंख्या के मामले में तो नंबर 1 है हम, स्टार्टअप के मामले में हम 3rd रैंक पर हैं, और 3rd रैंक से नंबर 1 पर आने के लिए हमें यूथ को बेड़ा उठाना पड़ेगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत 2047। 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम विकसित हो जाएं, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो स्टार्टअप इंडस्ट्री का होने वाला है। स्टार्टअप का मतलब ये है सोल्यूशन प्रोवाइडर। स्टार्टअप का मतलब ये है कि लोगों की नीड को सही टाइम पर फुलफिल करें हम। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ टाइम पहले कोविड का दौर था, आपने देखा उस दौर को, पूरे दुनिया में लोग परेशान थे, हताश थे, और बहुत सारे बिजनेस भी बंद हो गए। हम लोग दिल्ली में तो देख रहे थे, पलायन हो रहा था, लोग पैदल जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारे ऑफिसेस के शटर जो है वो क्लोज हो रहे थे। ऐसे में जो हमारे देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसने इस आपदा को अवसर में बदला, और सबसे ज़्यादा देश के यूनिकॉर्न तब निकल कर आए जब देश महामारी से जूझ रहा था। मतलब यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसका, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर $1 बिलियन से ज़्यादा है मार्केट में। अच्छा। आज भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। अच्छा। जैसे जोमेटो एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ऐसे बोट हमारी एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ये जो 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, इसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न तब निकले जब देश पेंडेमिक में था। मतलब जब देश को ज़रूरत पड़ती है कि इस इकोसिस्टम, आप देखिए ना कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन सबसे पहले इंडिया में बनाई गई और इंडिया के बाहर भेजी गई। तो हम लगातार, भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें सिर्फ करना ये है कि इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में इनकी मदद करनी है। यूथ को डिग्री के साथ साथ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो ये जो डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि चलिए मान लिया किसी एक बच्चा है, मतलब युवा है, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास उतना बैकअप नहीं है, तो सरकार हमारी जो है कितना बैकहैंड करती है कि भाई आप चलिए, आप अपना स्टार्टअप करिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो सरकार की तरफ से क्या क्या पहल है इस चीज़ के लिए? देखिए, सरकार तो मैम, हमने 16 जनवरी 2026 को 10 साल पूरे किए स्टार्टअप इंडिया के। अच्छा। मोदी जी जब शुरुआत में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने योजना टच करी स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। 10 साल पूरे हुए 26 में आकर। 10 साल का अगर मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं सरकार का, क्योंकि मुझे सरकार के साथ काम करने का मौका मिलता है, मैं नीति आयोग के कुछ प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ हूं, कैसे चेंज आया। 10 साल पहले 400 स्टार्टअप्स थे कुल, आज लगभग 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। तो 10 साल में 400 से 2 लाख तक का आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है, और हर बार जब भी बजट आता है तो स्टार्टअप्स को फोकस में रखकर काम किया जाता है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत जो पॉलिसी यहाँ पर चेंज करी है। अब की बार जो बजट आया था, निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट दिया, वहाँ पर एमएसएमई की डेफिनीशन को चेंज किया गया है। एमएसएमई की डेफिनीशन, एमएसएमई मैम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो भारत की हैं, आज देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई हैं। और ये देश की जो एमएसएमई है, ये देश की अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। मतलब हम एमएसएमई को डिक्लाइन नहीं कर सकते।
ये पूरा एक चेन अर्थव्यवस्था ही सिस्टम है। बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी आपकी अगर एमएसएमई हमारे पास नहीं तो है अब एमएसएमई की जैसे गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज करी, वो डेफिनेशन क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बाकी पूरा गूगल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले जो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी थी एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी थी 25 करोड़। पहले सबसे पहले जो माइक्रो थी उसकी 2.5 करोड़, फिर हमारी थी 25 करोड़, फिर 125 करोड़ होती थी इन्वेस्टमेंट लिमिट हमारी मीडियम इंटरप्राइजेस की। और अगर यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो पहले 10 करोड़, 100 करोड़ और फिर 500 करोड़। मतलब आज अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करती है तो उसको एमएसएमई की कैटेगरी में गिना जाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहले एमएसएमई की डेफिनेशन बड़ी कम होती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उसका दायरा बढ़ा दिया है। आप गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 500 करोड़ तक का बिजनेस कर रहे हो तो आप एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो। समय समय पर पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाता है, और आज 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। एक सरकार का एक इवेंट होता है स्टार्टअप महाकुंभ के नाम से। स्टार्टअप महाकुंभ एक बहुत बड़ा महाकुंभ टाइप का प्रोग्राम है, और उसमें मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी बात करने का मौका मिला। वो वीडियो मेरा ANI ने भी चलाया है। तो ऐसी जगहों पर एक इकोसिस्टम सरकार तैयार करके देती, खास करके ना सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, बल्कि आज कॉलेज लेवल पर भी सरकार बड़ा सीरियस है। अटल इनोवेशन लैब्स चलाई जा रही हैं। इवन आप ये मान के चलो क्लास 6-7 में भी लैब का कॉन्सेप्ट आ गया है। बच्चों को आज AI का नॉलेज दिया जा रहा है, रोबोटिक्स का नॉलेज दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज दिया जा रहा है। तो अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो कोई अगर स्टार्ट करने जा रहा है कोई अपना बिजनेस, तो सबसे मेन जो स्किल है, वो जो बंदा है, जो युवा है स्टार्ट करने जा रहा है, उसके पास वो मेन स्किल क्या होनी चाहिए? उसके पास लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए। अच्छा। लीडरशिप की स्किल का मतलब ये है कि आपको यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, मैंने क्या बोला। आप अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और एक फील्ड के बारे में आपको बहुत पूरी पारंगत हासिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपका एक बंदा ऑफिस का एम्प्लॉय आपको एक वेबसाइट दिखाता है। अब वो वेबसाइट अच्छी बनी है या खराब बनी है, आप उसको तब जज कर सकते हो जब आपको नॉलेज है, वेबसाइट की पूरी नॉलेज हो। या किसी ने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग दिखाई है, ग्राफिक्स बनाकर दिखाया, आप उसको जज तब कर पाओगे जब आपने वो चीज़ करी होगी। मतलब हालांकि ये आपका फोटे नहीं है, आपका डोमेन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे होगी। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। इसमें मैंने एक चीज़ और बोली, खास करके जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ महिमा जी, आपने सुबह काम किया और आपको शाम को पैसा चाहिए, तो आप इसको क्या बोलोगे? जो लोग हैं जो सुबह काम कर रहे हैं और शाम को जिनको पैसा चाहिए, मजदूर हो गए। जिन्होंने सुबह काम किया और जिनको शाम को पैसा चाहिए वो मजदूर हो गए। जिन्होंने सुबह काम किया, शाम किया और 1 महीने तक काम करते रहे, उनको आप क्या बोलेंगे? वो कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉय हो गए। लेकिन जिन्होंने साल 2 साल काम किया और फिर उनको किसी बड़े एक्सपेक्टेशन की तलाश है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो जो लोग इस स्टार्टअप इकोसिस्टम पे आ रहे हैं वो डे 1 ये ना सोचें हमें रिजल्ट मिल जाएगा। साल 2 साल आपको यहाँ लगना पड़ेगा। जब रात में लोग सो रहे होंगे तो आपको लाइट ऑन करके काम करना पड़ेगा। रही बात कि क्या होना जरूरी नहीं, आपके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया पैशन, पर्पज और प्रॉफिट का मॉडल होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई मैं तो एक Tier 2 एंड Tier 3 से आता हूँ। मैंने जब पढ़ाई करी तो मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं किसी जगह नौकरी करूँ। हाँ। है ना। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, पढ़ाई में भी अच्छा था, और मैं खुद लोगों से बोल रहा था कि बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ सीकर। मेरी भी एक जगह अच्छी जगह जॉब लग गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। घर वालों की इच्छा थी कि मैं जॉब करूँ क्योंकि मैं इसीलिए पढ़ रहा था, और मेरी इच्छा थी कि मैं दूसरे से बोल रहा हूँ कि बी अ क्रिएटर नॉट अ सीकर, तो मैं जॉब कैसे कर सकता हूँ। तो अब ये जो स्टार्टअप वर्ड है ना, ये बहुत चलन में नहीं है। ये दिल्ली, बेंगलोर, बड़ी बड़ी शहरों में तो लोग स्टार्टअप से परिचित हैं, लेकिन गांव का अगर कोई किसान है और उसका बच्चा स्टार्टअप करना चाहेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा भैया करना क्या चाहते हो। अच्छा, गांव में भी लेकिन कई अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो आप कर सकते हैं। स्टार्टअप हैं, कर सकते हैं। लोगों का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे अभी फोन सब हर घर तक पहुंच गया है। शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज धीरे धीरे अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और आप देखो ना, पहले पेरेंट्स जो थे इन्फ्लुएंसर नहीं बनने देते थे, या आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें अलाउ नहीं करते थे आपको। लेकिन आज ज़माना दूसरा है। अगर आज अपने आप पेरेंट्स से बोलते हो कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है तो उनको समझ आ रहा है
जब आप उनको बताओगे कि भाई मैं किसी जगह नौकरी करूंगा तो वहाँ पर 30,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं इन्फ्लुएंसर बन के 1 लाख कमा सकता हूँ, तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करेंगे। बिल्कुल। सो धीरे धीरे यहाँ पर चलन बढ़ा है, और खास करके देश जाकिर के खान का मुझे एक वो लाइन याद आ रही है कि पेरेंट जो होते हैं बेसिकली बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते गरीब हैं। नहीं देखना चाहते। हाँ। वो अपनी जगह पर ठीक है, हाँ। और आपको भी अभी जस्टिफिकेशन देना होगा उनको कि हम उसमें बेटर कर सकते हैं। और आज जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भारत मंडपम में आकर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी दुनिया का दूसरा व्यक्ति अपने यहाँ के यूट्यूबर्स को ऑनर करता है, लेकिन अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मंच पर आकर जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको ऑनर कर रहे हैं। सरकार ने तो अभी अलग अलग, मैंने देखा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। अभी 5-8 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक क्रिएटर्स कॉन्क्लेव किया, यूपी के साथ संगम में यूपी संगम चैनल किया, उसमें मुख्यमंत्री जी थे और मोहन यादव जी वगैरह सब लोग थे। तो आज जमाना बदल रहा है मैम, और आने वाले टाइम में बदलाव आपको और देखने को मिलेगा। यूथ जो जेन जी यूथ है वो मतलब एक बड़ा चेंज ला सकता है, बस हमें उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो अगर चलिए मान लिया स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ आउटकम निकल के नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं निकलता, भले एक लॉन्ग टर्म के बाद आए लेकिन आए ज़रूर। तो जो ये प्रोडक्टिविटी है, इसके लिए कौन से हैबिट्स हैं जो एक स्टार्टअप करने वाला इंसान है उसको करना चाहिए? सबसे बड़ी हैबिट मैम ये है कि आपको अपने मोबाइल की बैटरी जो है जब लाल हो जाए तब चार्जर नहीं लगाना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको लास्ट डे के सहारे नहीं रहना है कि जब 5% बैटरी बची है कि अभी आज हमारा मार्च चल रहा है तो हम 25 तारीख को एनुअल कंप्लाइंसेस करेंगे। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हर चीज़ राइट टाइम पर करनी पड़ेगी। खास करके आपका जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको टाइम पर मजबूत करना पड़ेगा। आज का युवा ये गलती करता है, वो बहुत टाइम तक काम करते हैं, बाद में कहते हैं ये आइडिया तो मेरा था, ये कैसे करने लगे, इन्होंने तो मेरा आइडिया चुरा लिया, लाइक दैट। वो चुरा इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। आप सबसे पहले अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जब आप काम करोगे तब आपको देखकर आपकी टीम काम करेगी। और दूसरा, आप हमेशा ये याद रखो कि आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क। जब आपके पास अच्छी टीम होगी तभी आप आगे सस्टेन कर सकते हो। जब आपके पास आइडिया हो गया तो शुरुआती दिनों में आपको अपने स्टार्टअप को बूट स्टैपिंग मोड पर रखना होगा। बूट स्टैपिंग ये स्टार्टअप वर्ड की टर्मिनोलॉजी है। बूट स्टैपिंग का मतलब होता है सेल्फ फंडेड स्टार्टअप। शुरुआती दिनों में आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल सही टाइम पर हमें एग्जीक्यूट करनी, लास्ट टाइम के सहारे नहीं रहना है कि अभी पेनल्टी लग गई लाइक हमारे ऊपर। और हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि बिजनेस में हर छोटी छोटी चीज़ का महत्व है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज आप गूगल को देखते हो, गूगल में सिर्फ जी बना है लोगों में। फेसबुक को आप देखते हो सिर्फ एफ बना है ना। लेकिन इन सब चीज़ों का एक महत्व है। आप इसको गूगल करके देखो कि कलर का क्या महत्व है। हर कलर की एक साइकोलॉजी है। ग्रीन कलर पैसा अट्रैक्ट करता है, वायलेट कलर आपका ये करता है। तो जब आप बिजनेस लेकर आ रहे हो तो आपको, जैसे आप जब जिम में जाते हो ना, तो आप बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करते हो, तब आप फिट हो पाते हो। ऐसे जब आप बिजनेस अपना शुरू करते हो तो आपको हर पार्ट को ध्यान देना होगा कि कल को अगर ये बंदा ज्वाइन कर रहा है तो जोड़ने की कंडीशन तो सब बनाते हैं, इसको हम हटा कैसे सकते हैं। मतलब आपके पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिजनेस में, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपको अपनी चीज़ों को लीगली प्रोटेक्ट करके चलना होगा कि जिससे आपका कोई भी आइडिया चोरी ना हो और लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओ। ये जो लीगली प्रोटेक्ट करने वाली बात आप कह रहे हैं, हाँ जी, उसको कैसे किया जाए? आप जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के पेटेंट और कॉपीराइट अटॉर्नी हैं, ट्रेडमार्क अटॉर्नी है। आप उनसे कंसल्ट करिए। ऐसे में हमारा एसोसिएशन आपकी पूरी मदद करता है, आपके विजन से लेकर आपकी वेंचर तक की जर्नी में। है क्या मैम कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज भारत में 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन आज भी भारत में जो स्टार्टअप के सक्सेस का रेशियो है ना, वो सिर्फ 10% है। मतलब 10 में से एक ही बंदा जो है वो स्टार्टअप खड़ा कर पा रहा है, 9 लोग आज भी फेल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल नहीं है। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। आपको ऑफिस सेटअप करना है, अपना कंपनी बनानी है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीगल सपोर्ट मिल गया आपको। अब आपको टेक्निकल की तरफ जाना है। अब हमें वेबसाइट बनानी है, गूगल पर आना है, SEO कराना है, ऐप लॉन्च करना है, ये सारे काम हो गए। टीम बनानी है, टीम बनाने के बाद फिर
अब हमें ये है कि कस्टमर कैसे आएगा, पेमेंट गेटवे लगा है या नहीं लगा है, लीगल कौन मैनेज कर रहा है, फाइनेंस कौन देख रहा है, इंडिया बढ़िया काम चल रहा है, सेटिस्फाइड है, वर्ल्ड में कैसे इसको लेकर जाएं, अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे एक्सपैंड करें, क्योंकि ग्लोबल सबसे बड़ी चीज़ मैम ये है कि जब आप गूगल पर आते हो मतलब आप ग्लोबल आ गए। हाँ, है ना, गूगल पर आने का मतलब है आप वर्ल्ड वाइड वेब आ गए, www पर आ गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि अब हम बड़ा कैसे सोचें। बड़ा सोचने का मतलब है 195 कंट्रीज़ हैं, हम सिर्फ इंडिया के हिसाब से सोल्यूशन को लेकर ना आए। हमारे एक मित्र हैं, वो कनाडा में एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। उनका प्लेटफॉर्म होगा अर्बन क्लैब की तरह, जहाँ पर घर में जो ज़रूरतें हैं उनको आप एक सिंगल कॉल पर अपने यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। उन्होंने बोला अंशुमान इसको नेक्स्ट फेज में हम इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करो। तो हमारा एसोसिएशन क्या काम करता है कि जो ये राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक की जर्नी में इनको जो जो चाहिए वो सब कुछ हम एसोसिएशन में इनको ऑफर करते हैं। आपको जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। और आज हमारा एसोसिएशन पूरे भारत में एक्टिव है, हर स्टेट में हमारी टीम है, और ग्लोबली भी हम अभी 6 कंट्रीज़ में एक्टिव हैं। हम अभी पोलैंड में एक्टिव हैं, हम अभी कनाडा में एक्टिव हैं, हम अभी साउथ सूडान एक्टिव हैं, हम अभी रोमानिया हैं, हम यूएई एक्टिव हैं, और अभी आगे चल के हम श्रीलंका और बाकी कंट्रीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। सो अगर आपके आइडिया में दम है तो हमारा एसोसिएशन आपको ग्लोबली ले जाने में भी आपकी मदद कर सकता है। एसोसिएशन का पूरा नाम क्या है, बता मेरे एसोसिएशन का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। इप्सी हम लोग इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ibse.in हमारी वेबसाइट है, आप जाइए, विजिट करिए और देखिए कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने क्या किया है मैडम, वहाँ पर 100 मेंटोर्स को ऑनबोर्ड कर रखा है। अच्छा। ये जो 100 मेंटोर हैं, इनको हम वर्ड यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और हमने एक लाइन लिखी है कि बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखें बिजनेस की बारीकियाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हेल्थ टेक स्टार्टअप है, आप हेल्थ डोमेन में कुछ करना चाह रहे हैं, हो सकता है उसको अंशुमान सोल्यूशन ना दे पाएँ, या हो सकता है महिमा जी सोल्यूशन ना दे पाएँ, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपका हेल्थ केयर का स्टार्टअप है तो आपको मेंटोर वो कर सकता है जिसने हेल्थ केयर डोमेन में कुछ काम किया है। अगर आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टार्टअप जो करा है जिसने, वो आपकी मदद करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो डोमेन है उससे रिलेटेड मेंटोर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन स्टार्टअप जब होता है, अभी तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में ही सक्सेस मिल जाए, एक लंबा टाइम पीरियड लग सकता है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है जो भी स्टार्टअप कर रहा है। तो इस सेल्फ डाउट से बचें कैसे, और क्या हम कर सकते हैं कि भाई हमें दिक्कतें ना आएँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो ये गेम एक दिन का नहीं है। एक दिन के लिए मजदूर काम करते हैं, ये 1 महीने का गेम नहीं है, एम्प्लॉय काम करते हैं। ये 1.5 साल आपको खुद को खपाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और तब काम करना पड़ेगा जब लोग आपकी चीज़ों पर बिलीव नहीं करेंगे। आप देखो, जितने बड़े स्टार्टअप्स उठाकर देख लो, किसी ने किसी से आइडिया शेयर किया। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन का आइडिया था, किसी ने शेयर किया किसी से कि हम ऐसी फ्लाइंग टैक्सी बनाना चाहते हैं, सब लोग हंस रहे हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके स्टार्टअप आइडिया पर लोग हंस नहीं रहे, मतलब आप बहुत कुछ ऑर्डिनरी करने जा रहे हो। लोगों को हंसाओ, क्या करने जा रहे हो भाई, लाइक दैट। सो हमें क्या करना है, शुरुआती दिनों में पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और सेल्फ बिलीव रखना है। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करे ना करे, सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। और एक काम जो मैडम बहुत ज़रूरी है वो करना है, हमें फीडबैक लेते रहना है लोगों से, क्योंकि फीडबैक ये एक ऐसा एसेट है ना जो आपको लगातार इम्प्रूव करेगा। आज आप जब ओला गाड़ी से उतरते हो नीचे, तो ड्राइवर आपसे बोलता है मैडम आप रेटिंग कर दीजिएगा। जोमेटो से खाना देने वाला बंदा आता है, वो आपसे बोलता है मैडम रेटिंग कर दीजिएगा, रिव्यू दे दीजिएगा। तो ये रेटिंग और रिव्यू क्या है? रेटिंग और रिव्यू ये डिफाइन करता है कि आप कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप भी इनिशियल डेज में रेटिंग लेते रहो, लोगों से पूछते रहो जो जो सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि आज जो आपने आइडिया लेकर शुरू किया है, 1 साल बाद आपका कॉन्सेप्ट बदल जाए। आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे थी, मैकडी था, या और भी अलग अलग ब्रांड थे, उन्होंने शुरुआत में इनका ये डोमेन नहीं था जो आज ये काम कर रहे हैं। वो मार्केट में आए और ये बेसिकली वैसे ही है जैसे मैं आज सुबह इनसे बता रहा था। इन्होंने आज ही ज्वाइन किया हमें, हमारे मान लीजिए नए फ्रेशर एम्प्लॉई हैं। मैं इनको गाइड कर रहा था, मैं कह रहा था कि बिजनेस ये ऐसा है कि आप ये मान के चलो, आपने नदी में कूद गए, आप अब या तो आप तैरना सीख जाओगे या तो आप डूब जाओगे। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना अभी जॉब भी कर लेंगे बिजनेस भी कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक ही काम कर सकते हो, आप या तो जॉब कर लो या तो अपना बिजनेस आप कर लो। और जब आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रहे होते हो।
बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है और आप सीखते रहिए। आजकल तो प्लेटफॉर्म है, आजकल तो बड़े सारे आप जैसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर इंटरव्यूज़ देते हैं, आप आइए उनकी जर्नी से सीखिए। हम सीखते किससे हैं? जर्नी से सीखते हैं। टेडक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, ईजिली अवेलेबल है, आप सीखिए और आगे बढ़िए। तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टअप बिजनेस में? मिस्टेक्स की अगर बात करें मैम तो नो डाउट मिस्टेक्स तो होंगी ही, हमेशा होती रहेंगी। लेकिन मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक से अगर आपने सीखा नहीं और आप बार बार मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए गलत बात है। मिस्टेक जो हमें पहली मिस्टेक नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि लीगल हम खुद को प्रोटेक्ट करें, लीगली अपने को प्रोटेक्ट करें, ये गलती मत करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खास करके यूथ के लिए। उनको ये लगता है, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, वो अभी देखेंगे वीडियो तो उनको लगेगा भी कि हमारे पास सर आइडिया था, कॉपी हो गया। तो आपको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, ये गलती नहीं करनी है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एक चीज़ और आपको जो करना है, मिस्टेक जो आप करते हो, आपको लगता है कि सही टाइम कब आएगा, हम कब लॉन्च करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, उनके पास लास्ट ईयर भी आइडिया था और आज भी उसी आइडिया पे काम करें, कह रहे सर अभी इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप समंदर में कूदो, नदी में कूदो, आप धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आप लॉन्च करो, लॉन्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें सोचो ना, किनारे पर आप मत खड़े रहो। आप हमेशा सोचते जा रहे हो, रोते जा रहे हो। आपको रोना नहीं है, चैलेंज है, बिजनेस है, डिसीजन आपने लिया है, यहाँ पर हडल्स आएंगे, ट्रैफिक जाम होगा, लेकिन आपको सही समय पर पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में की है आपकी कंसिस्टेंसी, टाइम, पंक्चुअलिटी। मैं आज अगर आपसे प्राउडली बोल रहा हूं कि मैंने पिछले 7 सालों में मैंने 185 कॉलेजेस विजिट किए, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है हमें। और दूसरी चीज़ मैडम एक और है कि हमें शुरुआत में बहुत लग्जरी नहीं मिलेगी। खास करके ये मैं मैसेज दे रहा हूँ जेनजी को। उनको लगता है जब हमारे सामने आईपैड रखा होगा ना, मैकबुक रखा होगा, हम तभी बिजनेस शुरू करेंगे। वो एंड्रॉयड से शुरू नहीं करना चाहते हैं, वो एचपी लैपटॉप से शुरू नहीं करना चाहते हैं, वो कैब से नहीं चलना चाहते। हम जब इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो हम सबसे पहले गाड़ी खरीद कर लाएंगे। भाई इन्वेस्टर आपको पैसा गाड़ी खरीदने के लिए नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो आपको बड़ी सादा जीवन उच्च विचार करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी लग्जरी लाइफ जियो, आपने मेहनत करिए, आप उसका फ़ायदा लो। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको खुद को खपाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और बहुत टाइम तक लगे रहना पड़ेगा। इसमें मैडम एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, मैंने आपको बताया भी कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। 2-3 साल का किस्सा है पहले का, कैफ़े कॉफ़ी डे, सीसीडी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले वहीं पर बैठते थे, आपने भी कई बार बैठकर कॉफ़ी पी होगी। आजकल तो बड़े सारे ब्रांड्स आ गए, स्टारबक्स वगैरह आ गया है, पहले सीसीडी हुआ करता था, बहुत फेमस। और सीसीडी के जो फाउंडर थे उन्होंने काफ़ी जगह से लोन ले रखा था, सुसाइड कर लिया उन्होंने। सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉब्लम को झेल नहीं पाए। बहुत सारे स्टार्टअप आज भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि व्हाट द नेक्स्ट। आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आप अपना मेंटोर रखो। मेंटोर आपको इसलिए रखना है कि मेंटोर ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। आप एक बात बताइए हमें, जब हम थे, आप थे, जब हमने शुरुआत में स्कूल कॉलेज में लिखना शुरू किया था तो किसी ने ए लिखवाया होगा हमसे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हमें ए लिखना आता था, किसी ने बी लिखवाया होगा, किसी ने सी लिखवाया होगा, फिर धीरे धीरे करके हम सीख जाए। जब ABC हम अपने मन से नहीं लिख सकते थे तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप अपना बिजनेस खुद से शुरू कर ले जाओगे? हाँ, उसके लिए कोई तो गाइडेंस आपका चाहिए। मेंटोर होना चाहिए ना। जब आपने तब मेंटोर रखा तो आज क्यों आप अपने को सुपर स्मार्ट समझ रहे हो? भाई आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपके लिए मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। आपको जब ABC लिखने वाला बंदा चाहिए था तो आज आपको पता होना चाहिए कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, कैसे आपका GST टाइमली फिल किया जाएगा, कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अपना मेंटोर रखो, मेंटोर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या कारण है सर कि जो यूथ है हमारा, वो अब नौकरी के बदले अपना खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो सोच रहा है कि अपना खुद का कुछ बिजनेस हो। हालांकि पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा लोगों में हो गया। ये बात ये है कि आप जब एक क्रिएटर बनते हो, जॉब क्रिएटर बनते हो, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और जब आप बिजनेस के डोमेन में आते हो तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने लिए काम नहीं करते, बहुत सारे लोगों के घर का चूल्हा आपकी वजह से जलता है। आपके यहाँ पर 100 एम्प्लॉई हैं, मतलब 100 लोगों को आप सैलरी दे रहे हो। सो धीरे धीरे यूथ जो है, यूथ अपनी चीज़ों को सिक्योर करना चाहता है। उसको लगता है कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी के साथ 5 साल बड़ा डेडिकेशन के साथ काम किया और कंपनी ने 5 साल के बाद उसको फायर कर दिया।
अब वो कह रहा है मेरी गलती भी नहीं थी, आपने मुझे क्यों फायर कर दिया। मैंने बहुत मीडिया चैनल्स को देखा है, बहुत ज़्यादा है। मीडिया चैनल्स को देखा, आपके पास पाबंदियाँ होती हैं, आप जो है खुलकर बोल नहीं सकते, और फिर लगता है कि नहीं अभी मेरा खुद का चैनल हो, लाइक दैट। हम जहाँ पर हम स्वतंत्र रह पाए, हम 12 बजे काम कर पाएँ, 1 बजे काम कर पाएँ, 2 बजे काम कर पाएँ, तो फ्रीडम आपको मिलती है स्टार्टअप में काम करने की। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ मैडम जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आजकल यूथ जो है वो एक क्रिएटर बन रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर यूथ क्रिएटर बन रहा है तो यहाँ पर सरकार भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। और ख़ास करके हमें और आप सबको, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे पास भी कभी कोई नया यूथ आता है और किसी बिजनेस आइडिया पर डिस्कस कर रहा है वो, तो एटलीस्ट हमें उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि शुरुआत में जब यूथ आपके पास आया है तो हो सकता है उसको पैसे की ज़रूरत ना हो, उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आप उसकी पीठ थपथपा दो, आप उसको मौका दो, एक बार आप उसको सुनो 1 सेकेंड, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। पैसा तो बना ले जाएगा, लेकिन उसको आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। खास करके जो बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पर भी मैडम मार्केट में ना कोई दूसरे को अपनी उंगली पकड़ाना नहीं चाह रहा है। यस, और कंपटीशन बहुत है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो मैं इसको अपनी उंगली पकड़ाऊं तो कल को ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप हो, आप कॉपी आपकी वो करेगा भी तो पेश नहीं कर पाएगा, आप समझो ना। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं अंशुमान जी आपने ये चीज़ शुरू करी और इन्होंने आपको देखकर ये चीज़ शुरू कर दी। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, कॉपी कर लेने दो, पेस्ट करने में दिक्कत जाएगी उसको। खास करके जब आप भी अपना बिजनेस को चला रहे हो तो आपके पास अपना एक यूएसपी है, सामने वाला उस यूएसपी पर नहीं खेल पाएगा। लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत सारे लोगों ने आपको भी सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि आप दूसरे के मेंटोर बनो, आप 2, 4, 10 लोगों की जिम्मेदारी लो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैम कि वो अच्छी जगह कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और संडे को वो बस्तियों में जाकर बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हमारे और आपके बीच में हैं। उनका उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं सोसाइटी में वो करें। सरकार तो कर ही रही है, हम सरकार की तरफ 100% देख नहीं सकते, हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये विकसित भारत 2047 जो बनने जा रहा है, बनेगा, हो सकता है 47 से पहले बन जाए, क्योंकि तेजी से चीज़ें बढ़ रही, उसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब सीता जी की खोज में पूरा जो है समंदर लांघा जा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, उसमें गिलहरी की भी भूमिका थी। तो आप अपने कंट्रीब्यूशन को छोटा मत आको। आप 4 को रोजगार दे रहे हो, 40 को दे रहे हो, 400 को दे रहे हो, 4000 को दे रहे हो, बट आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। आप सिर्फ न्यूज़ कवरेज पढ़कर उसमें ना बोलो कि नहीं इन्होंने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था। व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन। खास करके जिस दिन हमें अपना पर्पस पता चल गया, हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, तो बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो क्या स्टार्टअप के समय में प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए? प्लान बी मैडम बहुत ज़रूरी है। प्लान बी आपको एम्प्लॉय में भी प्लान बी रखना पड़ेगा। आप सोचोगे ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ये हमारे साथ लंबा चलेगा, और जब आपको वो छोड़कर जाएगा तो फिर 15-20 दिन तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे आप क्या करें। हमेशा आपको प्लान बी रखना पड़ेगा। खास करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्लान बी के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए चीफ गेस्ट है, अब चीफ गेस्ट नहीं आ रहा है तो प्लान बी क्या है, आपका चीफ गेस्ट ही एब्सेंट है, मतलब प्रोग्राम फ्लॉप हो गया आपका। तो आपको प्लान बी रखना पड़ेगा, हर जगह प्लान बी रखना पड़ेगा कि अगर अचानक से नोटबंदी जैसी स्थिति हो गई, डिमोनेटाइजेशन जैसी स्थिति हो गई, गैस सिलेंडर खत्म हो गए भारत में, तो प्लान बी क्या है? प्लान बी है आपका इंडक्शन। आप समझ रहे हैं ना, इंडक्शन नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। तो बिजनेस में भी प्लान बी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। हमारा जो स्टार्टअप वगैरह है, तो क्या ये स्टार्टअप वगैरह पे ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ता है कि अगर वो अप एंड डाउन जा रहा है तो स्टार्टअप पे भी असर पड़ेगा? ग्लोबल मार्केट का मैम बहुत बड़ा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब हम स्टार्टअप वर्ल्ड में आ रहे हैं, जब हम गूगल पर आ रहे हैं, मतलब हम वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म पर तभी सस्टेन कर पाओगे जब आप ग्लोबली एक्सेप्ट किए जा रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जहाँ पर या तो आप सेल्फ सस्टेन हो गए, आपने कहा हम 100% मेड इन इंडियन है, हो सकता है उस टाइम पर आपका ग्लोबल चीज़ें असर ना करें। लेकिन अगर आपके यहाँ पर आपके स्टार्टअप में कोई चीज़ बाहर से आ रही है, इंपोर्ट होकर आ रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो मार्केट सिनेरियो भी बहुत वेरी करता है। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिल्ड करके रखने पड़ेंगे। इसका स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में भी काफ़ी असर देखने को मिलता है कि मार्केट हमारा बहुत तेज़ी से अप हो गया, डाउन हो गया, बिजनेस पर असर पड़ता है इसका। और हमें, जो आपने वर्ड यूज़ किया कि हमें प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा कि अगर हम इस कंट्री से ये चीज़ नहीं ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है। फॉर एग्जांपल अभी यूएस ने बोला, अमेरिका ने बोला कि इतना % इस चीज़ में टैरिफ लगेगा,
उसका अल्टरनेटिव निकला कि ये चीज़ हम अमेरिका से ना लेकर हम इस कंट्री से ले सकते हैं। तो हमें अल्टरनेटिव बनाकर चलना पड़ेगा, और सरकार भी अल्टरनेटिव बनाकर चल रही है। हाँ, डील हुई ईयू के साथ, तो सबसे बड़ी डील हुई, और हमें इसका अल्टरनेटिव इंडिविजुअल भी बनाकर चलना पड़ेगा, और सरकार भी तो समय समय पर एक्शन लेती रहती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट में अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? ग्लोबल मार्केट में जाने से पहले तो आपको अपने घर में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। घर में मतलब आप पहले इंडिया में अच्छा काम कर लो, आप इंडिया में बोलना सीख लो, आप इंडिया में गिर कर सीख लो। क्योंकि जब आप ग्लोबली जा रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं, वहाँ पर आप इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उनको तो आउटकम चाहिए ना। मतलब सामने तो बिजनेस की बात हो रही है, इंडिया में तो आप थोड़ा सा इमोशन के साथ भी खेल सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ग्लोबली ऐसा नहीं है। तो आप ग्लोबली तब फिट हो सकते हो जब आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी है, टीम आपके पास अच्छी है, और आपका कुछ होमवर्क आपने अच्छा कर रखा है। ये बिजनेस भी जो है मैडम ना, ये बिल्कुल क्लास स्टैंडर्ड की तरह है। आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड जाना पड़ेगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपने क्लास 5th के बाद आप सीधे सीधे सोच रहे हो कि हम बीएससी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आप 12th कर लो पहले इंडिया में, फिर आप फॉरेन एजुकेशन करने जा सकते हो, विदेश में पढ़ने जा सकते हो, लेकिन 12th तक तो कर लो, लाइक दैट। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि ग्लोबल मार्केट में लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कमाई जो होगी वो डॉलर में होगी? और बिल्कुल सही बात है मैम, वहाँ पर रुपए जो कमाई है होगी, कम, वहाँ पर उसको डॉलर में हाँ। होगी, और वहाँ पर खर्चे भी महंगे हैं। हाँ। अगर आपकी कमाई ज़्यादा है तो वहाँ खर्चे भी ज़्यादा हैं, और परिवार के साथ आप नहीं रह पाओगे, आप घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अभी तो धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले जब युद्ध की स्थिति बनी, तो रसिया और यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए थे, उनको सरकार ने फिर यहाँ पर बुलाया वापस, और वो बेचारे जो है बड़ी मुश्किल से उनको जहाज़ों पर लेकर आया गया, और सरकार भी इन चीज़ों को लेकर बड़ा सीरियस अभी हुई है उसके बाद कि हम विदेश में बच्चे क्यों जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर वो इकोसिस्टम क्यों नहीं है। तो अब सरकार धीरे धीरे उन चीज़ों को भी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, और आपने देखा होगा कि आज हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ़ IITs भी बढ़ाए गए हैं, एम्स भी बढ़ाए गए, जो चीज़ें पहले कम मात्रा में थी, संसाधन कम थे, आज वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ाए जा रहे हैं कि हम जो डिमांड है उसको सही टाइम पर सप्लाई कर सकें। हमारे स्मॉल टाउन के जो बिजनेसेस हैं वो ग्लोबल मार्केट में कैसे अपनी जगह बना सकते हैं? क्योंकि इंडियन मार्केट में भी अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं अपना एक स्पेस बना पा रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से बनाएं? सरकार की एक बड़ी प्यारी टैगलाइन है, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। सरकार का भी प्रयास यही कि जो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं उनको ग्लोबली लेकर जाया जाए। आज अगर आपके गांव में कोई महिला अचार पापड़ अच्छा बना रही है, लोगों के ज़बान पर टेस्ट है उसका, तो उसको ग्लोबल लेवल पर ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके तरीके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, हर चीज़ का एक लेआउट है, फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आप सरकार के हिसाब से खुद को फिट करते हो, बहुत सारे लोग हमारे पास जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि अंशुमान जी मुझे ना MSME का लोन नहीं मिल रहा है, ये जो सरकार की योजनाएं हैं ये धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, सिर्फ हवाबाजी है, लाइक दैट। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आपने क्या उस तरीके से फाइलिंग करी है जो उनको जैसे चाहिए, आपको उनके लेआउट में फिट करना पड़ेगा खुद को। अगर आप वहाँ पर फिट हो रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। जब आप फिट ही नहीं हो रहे हैं, आपको IIT में अगर एडमिशन चाहिए तो उसका क्राइटेरिया आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बैठ रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी चीज़ है कि अगर आपको सरकार से बेनिफिट चाहिए तो आपको सरकार के लेआउट में खुद को फिट करना पड़ेगा, और सरकार के पास बहुत कुछ है आपको फ़ायदा देने के लिए, और लोगों को फ़ायदा मिल भी रहा है। इंडिया में ग्लोबली जो चीज़ें हैं वो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोकल का उतना ज़्यादा नहीं, हालांकि उसको हाईलाइट किया जा रहा है। आने वाले समय में इंडिया में किसकी डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, लोकल की या फिर ग्लोबल की? ग्लोबल जो चीज़ें हैं हमारी वो लिमिटेड है, और लोकल चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईफोन ले लो, आईफोन इंडिया का नहीं, लेकिन अभी इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। हर व्यक्ति आईफोन नहीं चला सकता है, आपके पास अल्टरनेटिव आपके मेड इन इंडियन मोबाइल्स हैं। इसी को लेके ट्रम्प ने भी शायद वो किया था कि हाँ, आप वहाँ पे क्यों मैन्युफैक्चर करें, आप यहीं पे मैन्युफैक्चर आप हमारे यहाँ करो। तो धीरे धीरे है क्या मैम कि हमारी जो लोकल चीज़ें हैं उनका भी धीरे धीरे तरीका बदल रहा है, वो भी अपने को स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखोगे तो पहले जैसे आप ये देखो कि पहले आज से 2-4-5 साल पहले आप देखो 10 मिनट में हम सोच नहीं सकते थे फूड डिलीवरी हो जाएगी, या 10 मिनट में हमारे घर पर ब्लिंकिट जो है सामान दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सीख कर अपने यहाँ पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। खास करके जब ब्लिंकिट जैसा प्लेटफॉर्म 10 मिनट में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
ब्लिंकिट आपके घर पर खाना तो लेकर आ ही रहा है, लेकिन ब्लिंकिट ने ये जो 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी, तो ये भी मैम इनोवेशन है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार तो कर ही रही है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी आ रहे हैं और हम अपने को ग्लोबल स्टैंडर्ड में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसीलिए हम आज वर्ल्ड में रैंक 3 हैं स्टार्टअप में, लेकिन हमें और भी बहुत सारा इनोवेशन करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने की ज़रूरत है। अभी हम शायद चाइना से पीछे हैं, हमें अपने यहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट करना है। हमें अपने यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, उनको बड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपने यहाँ किसानों को थोड़ा सा उनका लेवल अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों का लेवल अप हो रहा है, लेकिन हमें उनका भी और थोड़ा लेवल अप करने की ज़रूरत है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम आज भारत में 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें से 99,000 फीमेल्स हैं, यानी 50% फीमेल वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो ये भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं, खास करके आप जैसे लोग, कि आज आप एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही हैं और न सिर्फ मेल का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, बल्कि फीमेल भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप देखो ना, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कैसे वहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका और सोफिया कुरैशी ने वहाँ पर कमान संभाली। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं और हम वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अंशुमान जी, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और हमने एक ऐसे मुद्दे को चुना जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद आई एम श्योर उन्हें काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा, एक आइडिया लगा होगा कि अगर वो अपना स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा होगा, और अगर लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर अमल करेंगे और फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।